आज है 30 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है लक्ष्मी भंडार। इसको स्कॉच अवार्ड मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में। ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। इसमें 2.92 मिलियन लोग हैं जो काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद तराई एलिफेंट रिजर्व ये इस्टेब्लिश किया जाएगा दुधवा पीलीभीत रीजन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और ये 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा इंडिया में। ठीक है। उसके बाद 27 टाइगर जो है वो रिलोकेट किए जाएंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रानीपुर टाइगर रिजर्व में। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। फिर है काला नमक चावल। ये यूपी के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है। माना जाता है कि बुद्धा को जब एनलाइटमेंट मिला था उसके बाद वो श्रावस्ती गए थे और वहाँ के लोगों को उन्होंने ये गिफ्ट के रूप में दिया था। ठीक है। उस समय ये कुसाला की राजधानी थी। ठीक है। तो उसके बाद से ही वो कहा जाता है कि मतलब इसकी महक लॉर्ड बुद्धा की याद दिलाएगी। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसके जो पौधे होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। ठीक है। तो जब इसमें धान लगती है तो ये गिर जाते हैं। इसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके जो डॉफ वर्जन है उनको डॉफ वैरायटीज़ है उनको डेवलप किया। ठीक है। उसका नाम पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है। ठीक है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। और जो उससे नेपाल से सटे एरिया हैं उस तराई रीजन में वहाँ पे भी उगाई जाती है। इसको जीआई टैग मिला था 2013 में। फिर है साल्मोनेला फिमोरियम DT104। ये एक बैक्टीरिया है जो इंसानों को और कैटल्स को मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है। ये जब मतलब एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में जब एंटीबायोटिक का यूज़ होता है तो एक तरह की रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है। इन बैक्टीरियाज में तो इन पे वो ड्रग्स असर नहीं करती हैं और ये इन्फेक्ट करते हैं उन इंसानों को या जानवरों को। ठीक है, जो भी इनके कांटेक्ट में आते हैं। साल्मोनेला का इन्फेक्शन बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है। और टाइफाइड के केसेस या डायरिया के केसेस इन्हीं से होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है। और दो तरह के होते हैं, एक लेटेंट टीबी और एक एक्टिव टीबी। ठीक है। लेटेंट में जो बैक्टीरिया होता है वो इनएक्टिव स्टेट में ही रहता है और मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन बाद में वो एक्टिव होता है। एक्टिव केसेस में वो सिम्टम्स तुरंत पता चल जाते हैं और दूसरों को भी वो इन्फेक्ट करता है उसके थ्रू। ठीक है। उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस ये तब होता है जब फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो मतलब इनफेक्टिव होता है। किसी पर्सन को अगर टीबी है और उस पर जो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ किया जाता है और वो इनफेक्टिव हो जाता है, मतलब वो टीबी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। तो उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ये भी क्यूरेबल है। जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं वो इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस तब होता है जब जो मतलब जो एंटी टीबी मेडिसिन है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है। तब वो एक तरह की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है उस बैक्टीरिया में। फिर है जांगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये सतलज रिवर पर है हिमाचल प्रदेश में। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको एक ग्रीन अल्टरनेटिव माना जाता है इन कंपेरिजन टू जो हाई डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है। रन ऑफ द रिवर में जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जाता है उस नदी से। फिर उसमें एक कंट्रोल मैनर में जब डाइवर्ट करके उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एक कमेटी का गठन करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने के लिए उस स्टेट में। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये एक तरह के यूनिफॉर्म लॉज लाने की बात होती है जो पर्सनल मैटर्स हैं अलग अलग रिलीजन्स के। ठीक है। उनके लिए जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सब केसेस के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए। ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो आर्टिकल 44 है उसमें मेंशन है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आर्टिकल 37 ये भी कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है। और इंडिया में केवल गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है अभी तक। जब पुर्तगीज़ का शासन था उन्होंने 1870 में ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे लगाया था। और जब 1961 के बाद जब गोवा भारत में सम्मिलित हुआ तो उन कानून को वैसे ही रखा गया, मतलब वो अभी भी वहाँ अप्लाई हैं।
फिर है रेड मड। रेड मड क्या होता है? बेयर प्रोसेस से जब बॉक्साइट से एल्यूमिना प्रोड्यूस किया जाता है तब ये जनरेट होता है एज अ बॉक्साइट रेसिड्यू, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है क्योंकि इसकी अल्कलिनिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, और इसका प्रोपोर्शन जो है वो 1:1.5 तक हो सकता है, ठीक है। तो इसी रेड मड का इस्तेमाल करके CSIR की एक जो इंस्टीट्यूट है, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक्सरे शील्डिंग टाइल्स बनाई है, जिसको जो अलग अलग लैब्स होती हैं जैसे एक्सरे, CT स्कैनर रूम, कैथ लैब, ठीक है, इन सब में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पब्लिक होते हैं उनको रेडिएशन हज़ार्ड से बचाने के लिए। फिर है फोर्थ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2022। ये नेवल वॉर कॉलेज जो गोवा में है वहाँ पे कंडक्ट हुआ, ठीक है। इसकी थीम थी मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें भारत के जो मित्र देश हैं इंडियन ओशन रीजन के आसपास, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, ठीक है, और सारे देश। गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम की बात करें तो ये 2016 में बनाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। इसमें जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास देश हैं उसमें एक कोलैबोरेटिव थिंकिंग और कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई थी। फिर IMT ट्राइलेट, मतलब इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है इन तीनों देशों के बीच में। ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो हो रही है, ये दार एस सलाम तंजानिया में हो रही है, ठीक है। इसमें इंडिया की तरफ से INS तरकश और चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस की टीम ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा होस्ट किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। इंडिया जो है, जो कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी है, उसको लीड कर रहा है। ये कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी जो समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ था 2021 में, ठीक है, उसी में बनाया गया था। इसकी थीम है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़, ठीक है। इसमें जो करंट और फ्यूचर चैलेंजेस हैं इलेक्शन को लेके, या जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ फेस करती हैं, उस पर डिस्कशन होगा। फिर समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये US प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव था जो 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें इसके बाद ही ईयर ऑफ एक्शन प्रपोज किया गया था, जिसकी थीम थी डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीज़ें, और जो लीडर्स हैं उनकी लीडर्स समिट फॉर डेमोक्रेसी भी हुआ था, ठीक है। इसमें 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, फोकल ग्रुप और डेमोक्रेसी कोहोर्ट की, ठीक है। जो डेमोक्रेसी कोहोर्ट है उसका जो मतलब लीडर है वो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें जो ECI ने है कई चीज़ें प्रपोज की थी, जैसे जो अलग अलग इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है। फिर UNSC की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग थी, उसको इंडिया ने होस्ट किया था। उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। इसमें जो नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेररिस्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है, उसको कैसे काउंटर करना है, उस पर चर्चा हुई, ठीक है। फोकस इसी पर है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, या ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, या उसके थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है या उनकी टेररिस्ट ग्रुप की फाइनेंसिंग होती है, उसको कैसे काउंटर करना है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।